पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा आइन का कत्ल कभी नहीं हुआ। ये 26वीं तरमीम नहीं है, ये आइन का कत्ल है। इससे आइन खत्म हो गया, तबाह हो गया। ये पहली दफा GHQ से बनके एक तरमीम आ गई और उसके ऊपर जितने उनके नौकर थे उन्होंने दस्तखत कर दिए। सुप्रीम कोर्ट को भी एक पपेट्स का अदारा बना दिया। अब कौन है जिसका नाम याया आफरीदी है? ये एक चीफ पपेट है वहां पर। इससे बड़ी बेइज्जती चीफ जस्टिस के ऑफिस की नहीं हो सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट का ही कोई अहलकार ये कहे कि चीफ जस्टिस इस बेंच पे नहीं बैठ सकता, इस हमारा सबसे बड़ा जो स्ट्रगल है वो 26वीं तरमीम के खिलाफ है। पहले दिन से जब से इसको मूव किया गया और इसको पास किया गया, पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा आइन का कत्ल कभी नहीं हुआ। ये 26वीं तरमीम नहीं है, ये आइन का कत्ल है। इससे आइन खत्म हो गया, तबाह हो गया और हमारी जो अदलिया है या अदालती निज़ाम वो बेमानी होकर रह गया है। लिहाजा अगर हम वकील हैं तो हम पर फर्ज है कि हम अदालती निज़ाम को बचाएं, आइन को बचाएं, आइन के लिए खड़े हो जाएं, आइन की सरबलंदी के लिए लड़ाई लड़ें। हर वो शख्स जो 26वीं तरमीम के साथ है उसको वकील कहलाने का हक हासिल नहीं है। वो वकील नहीं है जो 26वीं तरमीम के साथ खड़ा है, वो सिर्फ आइन के कातलों में से एक है। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, ये बात रिकॉर्ड की जाए, किस किस ने 26वीं तरमीम को वोट डाला, इनके नाम स्याह बाप की तरह लिखे जाएंगे। ये अपनी मर्जी से वोट नहीं पड़े। मुझे याद है कि रात के अंधेरे में वो तरमीम लाई गई थी और रात के अंधेरे में वो पास की गई। मुल्क में आइन और तरमीम जो होती है उसमें सारी कौम को इन्वॉल्व किया जाता है। सारी कौम, सारे वकला उस पर अपनी राय देते हैं, बहस होती है, कंसेंसस किया जाता है। ये पहली दफा GHQ से बनके एक तरमीम आ गई और उसके ऊपर जितने उनके नौकर थे उन्होंने दस्तखत कर दिए। अब उसके बाद 26वीं तरमीम के बाद क्या रह गया है? जो 3 बड़े अदारे थे, आप देखेंगे कि एक जगह पर एक तरफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, दूसरा पार्लियामेंट का बिल्डिंग है, तीसरी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग। उससे ऊपर जो है एक सदारती महल बनाया गया। सदारती हाउस में कौन बैठा है? जो इनका सबसे बड़ा पपेट है, जो फौज का पपेट है। और हमारी जो कैबिनेट है उसको जो हेड कर रहा है वो दूसरा बड़ा पपेट है पाकिस्तान की तारीख का। उसने तो सिर्फ वहां से हुक्म आना है और उसने काम करना है, उसका कोई रोल नहीं। उसको वजीर आजम कहने हुए शर्म आनी चाहिए। वो वजीर आजम नहीं है, एक प्लांटेड पपेट है वहां पर। और उसके साथ जितनी भी आप कैबिनेट देख रहे हैं वो प्लांटेड है। तो तीसरी बिल्डिंग जो पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है, किसी ने मुझसे पूछा कि ये पार्लियामान की सुपरमेसी क्या होती है। मैंने कहा अगर पार्लियामान हो तो होती है, अगर पपेट्स की एक इज्तिमा हो उसको आप पार्लियामान नहीं कह सकते। जिनको हुक्म दूसरी तरह से आता हो और हाथ उठाते हो, ये कोई पार्लियामान नहीं है, ये शो ऑफ पपेट्स है। और अब एक अगर कसर रह गई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें 26वीं तरमीम में वो लाके सुप्रीम कोर्ट को भी एक पपेट्स का अदारा बना दिया। अब कौन है जिसका नाम याया आफरीदी है? ये एक चीफ पपेट है वहां पर। उसके कोई इख्तियारात ही नहीं है। यहां तक हालात यहां तक पहुंचे हैं, आपको हैरत होगी कि एक पिटीशन मैंने फाइल की थी जिसमें कि
ऑब्जेक्शन ये लिया था कि जो इन्होंने स्पेशल सीट्स के बारे में जो बेंच फॉर्म किया है, उस बेंच में या अफरीदी को बैठना चाहिए और हर वो जज को बैठना चाहिए जिसने 12 जुलाई की जजमेंट दी है, और ये उस बेंच का हिस्सा था। लिहाजा इसको ना सिर्फ बैठना चाहिए बल्कि उस बेंच को प्रिजाइड करना चाहिए। मेरी इस दरखास्त पर किसने ऑब्जेक्शन लगाया? एक ऑफिस, एक छोटा सा रजिस्ट्रार का कोई डिप्टी रजिस्ट्रार, उसने कहा कि ऑब्जेक्शन ये है कि चीफ जस्टिस इस बेंच में नहीं बैठ सकता। इससे बड़ी बेइज्जती चीफ जस्टिस के ऑफिस की नहीं हो सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट का ही कोई अहलकार ये कहे कि चीफ जस्टिस इस बेंच पे नहीं बैठ सकता, फिर मैंने वो जो 11 जिसका बेंच बैठा हुआ है रिव्यू सुनने के लिए, उनको मैंने पिटीशन दिखाई, उसको ऑब्जेक्शन दिखाया कि ये देखें चीफ जस्टिस की तो उन्होंने बिल्कुल खत्म करके रख दिया। एक आम अहलकार चीफ जस्टिस के बारे में कहता है ये बैठ नहीं सकता, आप कम से कम चीफ जस्टिस की कोई वकार रहने दे। पता चला कि ये भी उतने ही पपेट्स हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप ऑब्जेक्शन दाखिल करें ऑफिस में, हम देख लेंगे। कमाल हो गई, आपको कोई ख्याल नहीं है चीफ जस्टिस के ऑफिस की इज्जत। मैं नहीं कहता इंडिविजुअल कौन है कौन नहीं है, चीफ जस्टिस एक अदारा है। तो इसको बाज लोग पेतर फैमिलिया कहते हैं, फादर ऑफ द फैमिली, यानी जुडिशियल फैमिली का हेड और बाप है। लेकिन उसकी ये हैसियत रह गई है कि आम सुप्रीम कोर्ट का अहलकार कह सकता है कि इसकी कोई वर्थ नहीं है, ये इस बेंच को प्रिजाइड नहीं कर सकता। यहां हालात आ गए हैं और जो हमारे सीनियर जजेस हैं उनको बाहर बिठाया गया है और जो कल भर्ती किए गए हैं जूनियर जजेस उनको इस बेंच पे बिठा दिया गया है ताकि जो हुक्म आएगा उसके ऊपर दस्तखत कर देना। तो ये 26वीं तरमीम ने अदालतों को बेमानी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल बेबस, हाई कोर्ट्स बिल्कुल बेबस अदारे बन के रह गए हैं और इंटेलिजेंस एजेंसियों का पूरा दबाव उनके ऊपर है। यानी इस सुप्रीम कोर्ट का ये हाल है कि जब 6 बहादुर जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये एक खत लिखा, बल्कि एक पिटीशन फाइल की पिछले साल चीफ जस्टिस के पास कि हम पर हर वक्त एग्जीक्यूटिव का दबाव है और हम पर इंटेलिजेंस एजेंसियों का दबाव है, हमें किसी तरह से इनसे आज़ाद कराएं। अदलिया को तो आज़ाद होना चाहिए, बजाय इसके कि इकट्ठे होके कोशिश करते कि हम जजेस की आज़ादी की कोशिश करें। उस वक्त जो एक चीफ जस्टिस था जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो बजाय उनको प्रोटेक्ट करने के उसने पहले तो वो किसी गवर्नमेंट के हाथे चढ़ा दिया और जब उसने एक जुडिशल कमीशन बनाया तो वो तो बाहर सूरत तसद्दुक़ जिलानी साहब ने उसमें बैठने से इनकार कर दिया। अच्छा काम किया। आखिर जब सुओ मोटो उसने लिया तो फिर क्या हुआ, सारे हाई कोर्ट से गवर्नमेंट्स मंगाए गए और चारों हाई कोर्ट्स ने, सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो शिकायत थी ना, चारों हाई कोर्ट बशमूल लाहौर हाई कोर्ट, बशमूल इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट, उन्होंने कहा कि इट इज़ नो सीक्रेट, ये इंटरफेरेंस जो है ये कोई सीक्रेट नहीं है, लिहाजा आप मिलके कुछ करें। लेकिन ना वो चीफ जस्टिस ना ये चीफ जस्टिस कुछ कर सके इसके बारे में। इसलिए मेरे बुकला भाइयों बहनों, आप पर ये फर्ज है कि अदलिया को बहाल किया जाए, आइन को अपनी असली शक्ल में लेके आया जाए। हमारी तहरीक इसके लिए है और अपने अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट के छोड़े हुए लोग हैं उनके चेहरे बेनकाब करो जो 26वीं तरमीम के हक में हैं। लिहाजा हमारी ये जद्दोजहद 26वीं तरमीम के खिलाफ उस दिन तक जारी रहेगी जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती और 26वीं तरमीम की लानत इस आइन के अंदर से नहीं निकल जाती। दूसरा जो इशू है
वो है फौजी अदालतें। हमारे 5 अच्छे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 2024 में बड़ी अच्छी जजमेंट दी थी, 23 में उसमें कहा था कि किसी सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई नहीं किया जा सकता। मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। फिर उसके खिलाफ अपील करवाई गई और अपील में 7 कॉम्प्रोमाइज जज बैठा दिए गए, जिन्होंने पिछले दिनों गालबन 6 तारीख की बात है इसी महीने की, दोपहर के बाद फैसला सुनाया 5-2। बहरहाल वो 2 जज जिन्होंने डाइसेंट किया, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, मंदोखेल और अफगान ने। उन्होंने एग्री किया नीचे के 5 जजेस के साथ। उन्होंने कहा कि नहीं, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता। इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई फैसला नहीं हो सकता। दुनिया भर में अब ये फैसला हो चुका है, हर अदालत में ये फैसला हो चुका है, हर आइन में फैसला हो चुका है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन को ट्राई नहीं किया जा सकता, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स में ना तो फेयर ट्रायल हो सकता है और ना ही ड्यू प्रोसेस मिल सकती है। लिहाजा इसके लिए इसी किस्म के जज हो सकते हैं जो ये सब कुछ करते हुए कहें कि फौजी ट्रायल हो सकता है। इसलिए हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक मिलिट्री कोर्ट्स वाला ये फैसला वापस नहीं हो जाता। तीसरी बात, पॉलिटिकल प्रिजनर्स। इस वक्त पाकिस्तान में, मेरे भाइयों ने सिंध से आए बिल्कुल सही कहा, सिंध में बगैर मुकदमा दर्ज किए लोगों को उठा लिया जाता है। यही काम बड़े अरसे से बलूचिस्तान में हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, अब तो पंजाब में भी होने लग गया। मैं समझता हूं इससे बड़ा जुल्म नहीं कोई। जब किसी को गायब कर दिया जाए, उसके घर वालों को पता ना हो और महीनों सालों गायब रहते हैं लोग। लिहाजा ये प्रिजनर्स या जिनको गायब शुदा लोग हों वापस आ लाया जाए और इस मुल्क से पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो है रिहा किया जाए। इस वक्त बेशुमार पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेलों में, बशमूल हमारे बहुत बड़े लीडर्स, उसमें से इमरान खान साहब जैसे लीडर्स भी इस वक्त पॉलिटिकल प्रिजनर्स है। लिहाजा हमारी डिमांड है कि सब पॉलिटिकल प्रिजनर को, कोई भी हो, किसी पार्टी से भी उसका ताल्लुक हो, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फिल फौर आज़ाद किया जाए और उन्हें सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त हो। नेक्स्ट जो इशू हमारे सामने है वो रोल ऑफ एजेंसीज है। इस वक्त मुल्क में एजेंसीज जो है हर मामले में मुदाखलत कर रही हैं। जजेस की अपॉइंटमेंट में एजेंसियां आ जाती हैं, जजेस की अपॉइंटमेंट, वकीलों के इलेक्शनों में एजेंसियां पैसे फेंकती हैं, वकीलों को विन ओवर किया जाता है, लालच दिया जाता है, तेनू जज बना देंगे। ये सब कुछ एजेंसियां कर रही हैं और एजेंसियों का रोल अब सारी 5 सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। लिहाजा हमें स्ट्रगल करना पड़ेगी, क्योंकि अफसोस की बात यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां मुल्क में क्यों होती हैं? वो इसलिए होती हैं कि दुश्मन के खिलाफ इंफॉर्मेशन रखें कि दुश्मन कब मूव कर रहा है, फिर अपने अंदर जो दहशतगर्द है उन पर नजर रखे। लेकिन ये काम करने में पूरी तरह नाकाम है। यहां रेलवे पूरी ट्रेनें जो हैं वो गायब हो जाती हैं। आपके सामने है बच्चों के साथ जो 2 दिन पहले जुल्म हुआ है बलूचिस्तान में। ये बच्चों की स्कूल बस को अगवा करके जिस तरह छोटे मासूम बच्चों को कत्ल किया गया है, क्या ये इंटेलिजेंस का फर्ज नहीं था कि उनको पहले से पता होता कि इस किस्म का कुछ होने वाला है? ये बहुत बड़ा फेलियर है इंटेलिजेंस एजेंसीज का, क्योंकि वो किसी और काम में लग गए हैं। अपना काम छोड़कर वो सिर्फ सियासत के चक्कर में फंस के रह गए हैं। हमने सियासत करनी है, हमने फलां को हुकूमत में लाना है, फलां को हुकूमत से निकालना है, फलां जज को रखना है, फलां जज को निकालना है। इस किस्म के मकरूह कामों में पड़ के रह गए हैं एजेंसी हमारी। फिर उसके बाद अपना काम तो फिर वो कर ही नहीं सकते। जब उन्होंने ये फैसले करने हैं कि वकला के इलेक्शनों में किसका साथ देना है, किसकी मुखालफत करनी, हमने जजेस किसको रखना, किसको निकालना है, तो ऐसे में वो अपना अपनी काम नहीं कर सकते।
लिहाजा ये बहुत बड़ा फेलियर है। एजेंसीज को अपने काम पे लगाओ, और उनका कोई काम नहीं है कि वकीलों के मामलात में और जजेस के मामला में, जुडिशरी में किसी किस्म की भी वो दखल अंदाजी की जाए। नेक्स्ट इशू जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी का है। ये एक बहुत बड़ी ज्यादती होने जा रही है। ये 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी का माहदा हुआ था। उस वक्त अयूब खान साहब को मैं समझता हूँ वो फेयर नहीं था, लेकिन चलिए हो गया। नेहरू आया था और लाहौर में आया था। यहाँ पर हमें ये चीज़ याद है, मैंने अपनी आंखों से देखा था उस वक्त 1960 में जब अयूब और नेहरू इकट्ठे जा रहे थे, तो वो इंडस वाटर ट्रीटी को साइन करने आया था। इंडस वाटर ट्रीटी मैं समझता हूँ टोटली फेयर नहीं है, क्योंकि इंडस वाटर जो है, इंडस बेसन जिसे हम कहते हैं, उसका 85% हिस्सा पाकिस्तान को मिला है। यानी पंजाब और सिंध, अगर इनका टोटल एरिया इंडस वाटर बेसन का देखा जाए तो 85% पाकिस्तान को मिला है। 15% उनके हिस्से आया है, जिसमें कि उनका जो पंजाब है, इंडियन पंजाब, वो आता है। लेकिन हमने 3 दरिया उनको दे दिए। बड़ा अनफेयर था कि हमने दरिया रावी, दरिया सतलुज और दरिया ब्यास उनको दिए। इसमें ये डील हुई। हमें सिर्फ पंजाब के 2 दरिया मिले। इंडस जो है वो तो सारे पाकिस्तान का दरिया है, सिंध का भी दरिया है और लाहौर पंजाब का भी दरिया है, केपी का भी दरिया है और बलूचिस्तान का भी दरिया है। जो पंजाब के 5 दरिया थे उनमें से सिर्फ हमारे इससे 2 आए, वो हैं चिनाब और जेहलम, विच वॉज अनफेयर। आज वो उन दोनों दरिया की भी चोरी करने जा रहे हैं।